अस्थमा के पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जीवनदायी ड्रग या जीवनदायी कोई अगर वस्तु होती है तो वो उनका इनहेलर होता है, जिसे ज़्यादातर सिवियर अस्थमा के पेशेंट्स 1 मिनट के लिए भी अपने से दूर नहीं रखना चाहते। ज़्यादातर ये लोगों के लिए इमरजेंसी में भी काम आने वाली चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये अक्सर समस्या होती है कि अस्थमा के इनहेलर को सही तरह से यूज़ करना नहीं उनको आता। डॉक्टर्स उनको बोल देते हैं कि आपको इनहेलर यूज़ करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो यूज़ करते तो हैं, लेकिन कई गलतियाँ उसमें करते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर यूज़ करना उनको नहीं आता होता है और इनहेलर जो वो यूज़ करते हैं वो काफ़ी हद तक इनइफेक्टिव होता है, यानी सही तरह से काम नहीं कर पाता है। आज हम बात करेंगे कि अस्थमा के इनहेलर को नॉर्मली यूज़ कैसे करना चाहिए, किन किन बातों पर सावधानी रखने की ज़रूरत है ताकि आप इनहेलर को प्रॉपरली यूज़ कर पाए, उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले अस्थमा के इनहेलर जो आप यूज़ करना चाह रहे हैं, पहले एक बार चेक कर लीजिए कौन सा इनहेलर आप यूज़ कर रहे हैं, उसका डोज या उसका टाइमिंग जो भी आपको प्रिस्क्राइब किया गया उसके अकॉर्डिंग वो है या नहीं, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है, जो कि किसी भी और दवाई के लिए स्टैंडर्ड रूल होता है कि उसको लेने से पहले कौन सी दवाई आप ले रहे हो वो एक्सपायर वगैरह तो नहीं होगी, उसकी कोई क्वालिटी ख़राब तो नहीं है, कंटेनर वगैरह कोई डैमेज वगैरह तो नहीं होगी। सारी चीज़ें आप हर दवा के लिए चेक करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले एक बार चेक कर लेनी है। यदि इससे कोई रिलेटेड इशू आता है तो डेफिनेटली आप उस इनहेलर को यूज़ मत करिए, दूसरा इनहेलर यूज़ करिए, क्योंकि इस तरह का कोई अगर प्रॉब्लम या टेक्निकल इशू आता है तो इनहेलर सही काम ना करे, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है कि कोई भी इनहेलर जिसमें पार्टिकुलेट मैटर होता है उसको आपको प्रॉपरली हिला के शेक करके फिर यूज़ करना चाहिए। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पहले उसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह को एक बार आप समझ लें और इनहेलर को जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली शेक करके यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इनहेलर को प्रॉपरली अगर आप शेक करते तो उससे काफ़ी चांसेस ये है कि जो अंदर उसके पार्टिकल्स कई बार ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बैठ जाते हैं, वो जब आप शेक करते हैं तो वो वापस सोल्यूशन में आ जाते हैं, तो जब आप उसका स्प्रे लेते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यदि आप शेक करना भूल जाते हो तो काफ़ी चांसेस है कि जो इनहेलर में डोज जाना चाहिए अंदर उतना ना जा पाए, उसकी वजह से वो उतना इफेक्टिव ना हो पाए। इसलिए ज़्यादातर इनहेलर को अच्छी तरह से कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट तक शेक करना चाहिए, उसके बाद ही उसको यूज़ करना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि इनहेल करने से पहले, इनहेलर को मुंह के सामने लगाने से पहले आप ब्रेथ को बाहर निकाल दें, यानी जो सांस है उसको बाहर छोड़ दें, उसके बाद इनहेलर को मुंह में लगाएं, यानी एक बार आपका लंग्स को खाली कर लें। जब श्वास को आप बाहर निकाल लेते तो उसके बाद आप वर्टिकल पोजीशन में अपराइट में जो इनहेलर का डाउनवर्ड जो जगह है जहाँ से उसकी भाप निकलती है उसको मुंह में रखते और उस इनहेलर को प्रॉपरली इरेक्ट यानी वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करते हैं। टेढ़ा या उल्टे एंगल में अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, शायद जितना डोज आप देना चाहते हो वो अंदर ना पहुँच पाए। तो प्रॉपर वर्टिकल पोजीशन में आप उसको होल्ड करते हैं और अंगूठों के बीच में ऊपर से अंगूठा से आप उसको प्रेस करोगे और नीचे अंगुली से आप उसको होल्ड करोगे, तो उस प्रॉपर पोजीशन में आपको उसको होल्ड करना चाहिए ताकि आपका प्रॉपर कैन का पोजीशन अच्छा हो। और दूसरा ये कि आपकी उंगलियों से जो कैन का जो निकलने वाला एरिया है जहाँ से उसकी हवा निकलती है या उसका स्प्रे निकलता है उसमें आपकी कोई उंगली वगैरह ना आ रही हो, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा और आपका ज़्यादातर जो मटीरियल है या ज़्यादातर जो सोल्यूशन है वो वेस्ट हो जाएगा, वो आपकी उंगली में चला जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा। इसके अलावा आप जो माउथ पीस वाला जो पोर्शन है उसको जब मुंह में लगाते हो तो मुंह को प्रॉपरली उसके चारों ओर बंद कर दीजिए, लिप्स को सील होना चाहिए। अगर ये आप सील नहीं करते हो तो काफ़ी उसका जो स्प्रे है वो लीक हो जाएगा। इसके अलावा आप ये कोशिश करिए कि आपकी ज़बान बीच में नहीं आनी चाहिए। कभी कभार ये भी हो सकता है कि स्प्रे करने के बीच में आपकी अगर ज़बान आ जाती है तो उसका जो इनहेलर या उसका जो सोल्यूशन है वो अंदर ना जा पाए, क्योंकि सोल्यूशन का मेन पर्पज़ ये है कि वो सांस के साथ अंदर जाए, लंग्स के अंदर जाए और वहाँ पे उसका स्प्रेड हो। यदि ज़बान बीच में आ गई तो ज़बान के साथ ज़्यादातर इनहेलर वेस्ट हो जाएगा और आपका जो स्प्रे आपने किया वो डोज काम नहीं करेगा और फिर बाद में आपको एक एक्स्ट्रा डोज लिया तो लेना पड़ेगा, या तो फिर आपका जो इफेक्ट आना है वो नहीं आ पाएगा। इसके अलावा जब आप इनहेलर से पफ करते हैं तो आप उसको एक स्ट्रॉन्ग पफ करें और साथ में गहरी सांस ले, जितनी ज़ोर से सांस ले सकते लीजिए, और वो सांस जब एक बार लंग्स के अंदर चल जाए उसके पफ के साथ तो उसको होल्ड करने का प्रयास करिए। इस दौरान आपको जल्दी जल्दी ब्रीथ नहीं करना है, धीरे धीरे ब्रीथ करना है। पहले अपने सांस को छोड़ा और फिर अगले बार जब आप गहरी सांस ले रहे हो उस टाइम पे आपने मशीन को मुंह में रखा, दबाया, पफ अंदर से गया, साथ में आपने सांस लिया और साथ में जो सांस गई उसको आपको होल्ड करना है। एटलीस्ट 10 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड तक जितना मैक्सिमम ड्यूरेशन आप उसको होल्ड कर सके उसे होल्ड कराएं। इसका पर्पज़ ये है कि जो पार्टिकल्स अंदर जाते हैं वो अंदर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, स्प्रेड हो जाए
और आपके लंग्स के अंदर वो पार्टिकल भर जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये सोल्यूशन को या दवा को लंग्स की कोशिकाओं में ऐड करना है। तो यदि आप उसको मुंह में प्रॉपर नहीं रखते हैं और ब्रेथ होल्ड नहीं करते तो ज़्यादातर जब से आप सांस बाहर को छोड़ते हो तो सारे पार्टिकल्स वापस की सांस के साथ बाहर निकल जाएंगे और लंग्स तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए आपको एटलीस्ट 10 से 30 सेकेंड ब्रेथ को होल्ड करना है। इसके बाद जो सांस बाहर आप निकाल रहे हो उसको थोड़ा स्लोली करिए, हल्के से उस सांस को बाहर निकालिए। और अगर ज़रूरी है और आपको 2 पफ्स लेने को बोला है तो एटलीस्ट 30 सेकेंड या 1 मिनट रुकने के बाद आप सेकेंड पफ यानी दूसरा पफ को ले सकते हैं। और अगर आपको 2 से ज़्यादा बार पफ्स लेने बोला है तो हर 30-30 सेकेंड में आप उसको रिपीट कर सकते हैं, जितने बार भी आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया। ज़्यादातर केस में 2 पफ्स बोले जाते हैं। अगर पहला पफ या जो दूसरा पफ में कोई पफ इनफेक्टिव रहा हो, कई कारण से उंगली आ गई बीच में, जबान आ गई बीच में, जिसकी वजह से वो लीक आउट हो गया, प्रॉपर मुंह का सील नहीं बना, या आप सांस को होल्ड नहीं कर पाए, बीच में ही छूट गई, 5-7 सेकंड में सांस छूट गई, तो एक और एक्स्ट्रा पफ ले लीजिए, वो भी 30 सेकंड के ब्रेक के बाद। इसके बाद आपका जब सेकंड पफ हो गया तो आपका डोजिंग प्रॉपर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप स्टेरॉइड्स वाले इनहेलर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद एक बार मुंह में कुल्ला कर लेना या मुंह को धो लेना एडवाइजेबल है, क्योंकि स्टेरॉइड के जो पार्टिकल्स अगर मुंह में चले जाते हैं तो कई बार मुंह में फंगस का इन्फेक्शन यानी कि ओरल थ्रश हो सकता है, तो इससे आपका इनहेलर यूज़ करने का रिस्क बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपके मुंह को प्रॉपरली आप क्लीन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर डिवाइस को आपको कोई क्लीन करने की ज़रूरत है, या वैसे तो ज़्यादातर पोर्टेबल इनहेलर्स थोड़े देर में यूज़ करके फेंकने के लिए ही होते हैं, पर अगर डिवाइस को लंबे समय तक आप रखते हैं और इनहेलर यूज़ करने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो उसके बाद आपको एक टिश्यू पेपर से डिवाइस को भी थोड़ा सा क्लीन कर लेना चाहिए और उसमें पानी जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि डिवाइस में अगर पानी चला जाता है तो उसके कंटामिनेट होने का या ख़राब होने का चांस है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही उसको स्टोर करना चाहिए। अगर आपको ये बोला गया है कि इसको ड्राई एनवायरनमेंट में रखना है कि उसको फ्रिज में रखना है तो उस हिसाब से आप उसको मैनेज करिए। वैसे ज़्यादातर इनहेलर्स में फ्रिज में रखने का उतना ज़्यादा तो नहीं बोला जाता है, और एटलीस्ट उसको डीप फ्रिज तो बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर किसी ने बोला है कि फ्रिज में रखना है तो रख सकते हैं, पर ज़्यादातर वो रूटीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन उसमें कंटेनर पर बहुत ज़्यादा धूप का प्रभाव या बहुत ज़्यादा उस पर गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो उसका सोल्यूशन ख़राब हो सकता है। कभी कभार वो कंटेनर बहुत ज़्यादा गर्मी के एक्सपोजर में बर्स्ट या ख़राब भी हो सकता है। बच्चों के एक्सपोजर में वो नहीं आना चाहिए। बच्चों के संपर्क में आने से कभी कभार वो गलत तरह से उसको स्प्रे वगैरह कर सकते हैं और वो पाउडर या सोल्यूशन उनके अगर सांस के अंदर चला जाता है उनकी बॉडी में तो नुकसानदायक हो सकता है। ऑब्वियसली उनके लिए तो ये बनाई नहीं गई है दवा। अगर बच्चों को यूज़ करवाना भी है तो भी अडल्ट्स को प्रॉपरली खुद उसको यूज़ करवाना पड़ेगा। बच्चों के भरोसे मत छोड़िए, खासकर छोटे बच्चों के भरोसे, क्योंकि उनके लिए डेंजरस हो सकता है, वो सही तरह से ना यूज़ कर पाए, ऐसा हो सकता है। बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनको फिर बार बार भी समझाना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपरली यूज़ कर पाए, प्रॉपर सुपरविजन में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली एस्थमा वाले पेशेंट्स को इनहेलर को प्रॉपरली यूज़ करना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है। यदि इसमें आप गलतियाँ करते हो तो फिर दवाई जो आप यूज़ कर रहे हो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होगी और आपको उससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा और एक तरह से आपकी दवाई वेस्ट जाएगी। तो आपको आज के वीडियो में मैंने ये डिस्कस करने का प्रयास किया कि इनहेलर को यूज़ करने के दौरान क्या सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। आपके जो भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कलीग्स हैं जो एस्थमा के इनहेलर यूज़ कर रहे हैं उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक स्टेप्स उन्हें याद हो जाए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।